नमस्कार, मेरा नाम है अनुष्का। हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा और चर्चित खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। ये खबरें आपको बताएंगी जिस डॉक्टर ने दलाई लामा अटल बिहारी वाजपेयी का इलाज किया था, उन्हें क्यों फुट फुट कर रोना पड़ा। वन विभाग की फॉरेस्ट गार्ड प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को आखिरकार मिलेंगे नियुक्ति पत्र। तो वहीं नगर निगम में चुनाव लड़ रहे आपके प्रत्याशियों के पास कितनी संपत्ति है और उत्तराखंड में एक ही परिवार से किन्हें मिल रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अन्य भी प्रमुख खबरें बताएंगे। आप बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक हमारी हर खबर पहुंचे। एम्स दिल्ली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आई सेंटर के प्रमुख डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल 31 दिसंबर 2024 को रिटायर हो गए हैं। अपने रिटायरमेंट वाले दिन डॉक्टर तितियाल ने 7 मरीजों की आंखों का ऑपरेशन किया। वे जब आईसीयू से ऑपरेशन करके बाहर लौटे तो उनके सहयोगियों ने उन्हें सम्मान देते हुए उनके स्वागत में खूब तालियां बजाईं। इस दौरान डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल भावुक हो गए। वे अपने आंसू नहीं रोक पाए। एम्स में अपने 33 साल के करियर में उन्होंने 1 लाख से ज्यादा मरीजों की आंखों का सफल ऑपरेशन किया। इसके साथ ही उन्होंने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा और देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी तक की आंखों का इलाज किया है। उन्हें वर्ष 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर तितियाल मूल रूप से उत्तराखंड पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। उनसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी बात की। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई। आपने जो है बहुत शानदार काम किया है, बहुत अच्छी सेवा करी सबने और आपकी सेवा जो है एक जगह पूरी हुई है, लेकिन सेवा तो अनवरत रूप से चलेगी आपकी, है ना। नहीं, बिल्कुल आप आइए और हम लोग सब लोग आपका वेलकम करते हैं यहाँ, है ना। आपका योगदान पहले भी रहा है और आगे भी आपका योगदान हम लोगों के लिए भी जरूरी है, राज्य के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी। सभी जगह आपने बहुत सेवा करी है और हम तो चाहेंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे सीमांत क्षेत्र हैं जिनको आप भली भांति जानते हैं, जहाँ से आपने जीवन प्रारंभ किया है ना, उन स्थानों पर। और एक दिन आपसे मेरी चर्चा भी हुई थी उस दिन। नहीं, बहुत अच्छा है, आप इसको करवाइए, आगे बढ़ाइए और सरकार, हम लोग सब आपके साथ हैं, है ना। आपके अनुभव का लाभ मिलना चाहिए हम लोगों को, सब लोगों को, राज्यवासियों को। ठीक है, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको हैं। बहुत 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 बधाई। देहरादून नगर निगम चुनाव में भाजपा से सौरभ थपलियाल और कांग्रेस पार्टी से वीरेंद्र पोखरियाल चुनावी मैदान में है। अगर बात इन दोनों प्रत्याशियों की संपत्ति की करें तो भाजपा उम्मीदवार सौरभ के पास अभी 90,000 रुपए कैश है। उनके मुकाबले कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल के पास सिर्फ 20,000 रुपए कैश है। हालांकि इन दोनों प्रत्याशियों की पूरी संपत्ति करोड़ों रुपयों में है। भाजपा प्रत्याशी सौरभ ने नामांकन के दौरान जो अपना एफिडेविट दिया था उसमें बताया गया है कि उनके परिवार के बैंक खातों में लगभग 3 लाख रुपए जमा है। उनके घर परिवार का खर्च कृषि से चलता है। उनकी मुख्य आय का साधन कृषि है। कृषि से वो सालाना 5 लाख रुपए कमाते हैं। चुनाव लड़ने के दौरान उनके पास मात्र 90,000 रुपए कैश है। फिलहाल उनके पास एक मारुति डिजायर कार, एक बाइक और एक स्कूटी है। उनकी पत्नी के पास 14 तोला सोना है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 10 लाख रुपए है। इसके अलावा उन्होंने अपनी कुछ जीवन बीमा पॉलिसी भी करवाई हुई है। सौरभ के अनुसार उनके पास कुछ पैतृक भूमि भी है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी ने राज्य निर्वाचन आयोग को जानकारी दी है कि उनके पास बैंक में लगभग 34 लाख रुपए जमा है। सिर्फ 20,000 रुपए उनके पास कैश है। वीरेंद्र पोखरियाल की पत्नी के पास लगभग 2.5 लाख रुपए बैंक में जमा है। 5 लाख से अधिक रुपए उन्होंने शेयर बाजार में लगाए हुए हैं। उनके पास पुश्तैनी संपत्ति है और लगभग 25 तोला सोना है, जिसकी कीमत 21 लाख रुपए बताई गई है। वहीं गाड़ी की अगर बात करें तो उनके पास एक होंडा सिटी कार और एक मारुति कार है, जो फिलहाल किश्तों पर है। वो राजधानी देहरादून में केबल नेटवर्क में भी पार्टनर है। उनके पास जो अचल संपत्ति है उसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है। वहीं उनके पास कृषि भूमि भी है जो 3 करोड़ रुपए की है। तो ये आपने देहरादून नगर निगम के प्रत्याशियों की संपत्ति के बारे में जाना। वहीं उत्तराखंड निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को उनके चुनाव प्रतीक चिन्हों का वितरण कर दिया गया है। ऐसे में अब प्रचार प्रसार में और तेजी आ गई है। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों के चुनावी मैदान में अब कुल 5,399 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं, जबकि 783 ने नामांकन वापस ले लिया है। यातायात नियमों को लेकर लोग कब सुधरेंगे? आखिर हम यातायात के नियमों को क्यों तोड़ते हैं? विचार करना चाहिए। राजधानी देहरादून पुलिस द्वारा यातायात का उल्लंघन करने वालों के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान में युवाओं द्वारा यातायात का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा उनके अभिभावकों से बात की गई
और कानूनी चालान की कार्यवाही भी की गई। देखिए, संख्यात्मक रूप से चालान से ज़्यादा हमारा मेन अभी जो देखा गया है कि जो यूथ हमारा है वो ज़्यादा वायलेशन कर रहा है। इसको देखते हुए चालान की कार्रवाई तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारा जो उनके पेरेंट्स से बात करना, काउंसलिंग भी कर रहे हैं और करीब 6400 लोग एक माह के अंदर जो पिछले माह हमने उनके पेरेंट्स गार्जियन से बात करी, जिसमें उनको बताया कि उनका बच्चा जो उनका रिलेटिव जो है ड्रंकन ड्राइविंग में है या रैश ड्राइविंग में पकड़ा गया है या बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते पकड़ा गया। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी जो इन्फोर्समेंट के साथ चालान की कार्रवाई दोनों हम फोकस करके चल रहे हैं। साथ ही साथ जो चालान की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा हमारी कोशिश रहती है कि जो इस तरह के बड़े वायलेशंस हैं जहाँ पर किसी की जान जा सकती हो या वो कहीं किसी एक्सीडेंट करने के कारण उसको क्षति हो सकती है, तो उस पर फोकस रहा। और करीब करीब मुझे लगता है कि मात्र अभी पिछले 1-2 महीने का ही देखा जाएगा तो ड्रंकन ड्राइविंग में ही 1800 से ज़्यादा लोगों के चालान किए गए हैं, जिससे कि ये एक्सीडेंट को रोका जा सके, खुद से उसको हानि ना हो। तो जो फोकस्ड एरिया उस पर हम काम कर रहे हैं। बेसिकली चालान की संख्या को ना देखते हुए जो हमारे लिए ज़्यादा घातक हो सकते हैं दुर्घटना में किसी एमवी एक्ट के वायलेशन से, उसको ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर उत्तराखंड को गौरवान्वित करने वाली खबर है। एक बार फिर से एक ही परिवार में दूसरा द्रोणाचार्य अवार्ड आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा के बाद उनके भाई सुभाष राणा को भी द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलने जा रहा है। सुभाष राणा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में निशानेबाजी टीम को प्रशिक्षण दिया था, जिसमें भारत को 5 मेडल मिले थे। उत्तराखंड वन विभाग में पिछले लंबे समय से आंदोलित फॉरेस्ट गार्ड प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का रास्ता साफ हो गया है। उम्मीद है कि इस महीने के दूसरे हफ्ते इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिए जाएंगे। श्रीनगर के बेस चिकित्सालय के लिए शुक्रवार का दिन डॉक्टर्स, नर्सेस व टेक्निकल स्टाफ की नई टीम के लिए उम्मीदों से भरा रहा। टीम को जिस उम्मीद का इंतजार था वो शुक्रवार को सफल हो पाया। बेस अस्पताल में 4 माह से डायलिसिस के लिए चल रही कोशिश आखिरकार पूरी हो गई। शुक्रवार को एक महिला एवं एक पुरुष का सफल डायलिसिस हुआ। डायलिसिस सफल होने पर डॉक्टरों एवं मरीजों ने बताया सुखद एहसास है। कार्य के संपादित करने के लिए टीम का एक स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। और आज एक बहुत अच्छी बात जो यहाँ पर सामने आई है कि हमारी नई टीम है उसके द्वारा ये डायलिसिस आपकी की गई है। और मैं नई टीम को मैं यहाँ पर बधाई देना चाहता हूँ और उनको यह भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि और भी ये टीम्स को जो है क्रिएट करें। जो आज डायलिसिस हम लोग ने यहाँ पे शुरू की है, हम लोग देहरादून दून हॉस्पिटल से अपनी टीम के साथ आए थे और करीब 4 महीने बाद यहाँ पे डायलिसिस शुरू हुई। इन्हीं कारणों से डायलिसिस बंद थी 4 मंथ से, लेकिन हमने जो पेशेंट लिए हैं दोनों पेशेंट ठीक हैं आज और सक्सेसफुल रहा आज का मिशन। आज श्रीनगर माजिस्ट्रेट बेस हॉस्पिटल में डायलिसिस सक्सेसफुल होगी डॉक्टर लोगों की कृपा से और हम आज कराई डायलिसिस और बहुत बड़े रहे। धन्यवाद। डॉक्टरों एवं मरीजों ने डायलिसिस सफल होने पर सभी को बधाई दी।